गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, आपका ना जो थर्ड जो क्लास था उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है, तो शायद आप लोगों को चैनल पर वो नहीं मिल पाया होगा, आपके ग्रुप में वीडियो। तो हम लोग उसको अगर लगेगा तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं प्लैनेट्स और कारकत्स। क्यों पढ़ना है समझ लेते हैं। होता क्या है बेसिकली कि हर प्लैनेट के अपने कुछ कारकत्व होते हैं। तो हम केवल हाउसेस के सहारे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, हमें ग्रहों को भी विचार कर लेना चाहिए। आगे समझेंगे कैसे काम करते हैं, क्या होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला ग्रह, नवग्रह में पहला ग्रह है सूर्य, जिसे सिंह राशि यानी कि लियो राशि मिली है और इसे नवग्रह में पिता का दर्जा प्राप्त है। देखते हैं सूर्य से किन किन चीजों का विचार करना चाहिए। फादर से संबंधित चीजों का विचार हमें सूर्य से करना चाहिए। सूर्य कारक है सोल का, यानी कि सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति अंदर से कैसा है, किस तरह का है, इसका विचार भी हम सूर्य से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य कारक है ओवरऑल हेल्थ का। हो सकता है आपको कुंडली में बीमारी की वजह ना दिख रही हो, लेकिन अगर सूर्य कमजोर है या एफ्लिक्टेड है तो हो सकता है सूर्य ही बीमारी का कारण हो। फिर है फेम, पावर, अथॉरिटी। जब इन चीजों की बात आती है, वर्चस्व की बात आती है, तो उसका कारक भी सूर्य कहलाता है। ट्रैवल इन माउंटेन, अब इसका क्या मतलब है। देखिए, तीसरे हाउस की दशा अंतरदशा चल रही है लॉर्ड की, और तीसरा हाउस है शॉर्ट जर्नी का, डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस का। तो गोचर में सूर्य से संबंध हुआ तीसरे घर का, तो आपका मन होगा कि घूमने के लिए माउंटेन्स वाले एरिया पे चलते हैं। तो इस तरह से प्लैनेट के कारकत्व हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सूर्य कारक है एंथुसियाज्म का, उत्साह का। तो अगर जीवन में उत्साह की कमी है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य का रोल उसमें है। भगवान शिव की जो लोग आराधना करते हैं उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस सूर्य से होता है। इसके बाद हड्डियों का कारक है सूर्य। तो छठवें घर से सूर्य का संबंध हो जाए तो आपको हड्डियों से या बोन्स से संबंधित बीमारी सूर्य दे सकता है। तो इस तरह से प्लैनेट के कारकत्व का विचार घर के संबंध में किया जाता है। अगला प्लैनेट है हमारे पास चंद्रमा। मून को कर्क राशि मिली हुई है, चौथे नंबर की राशि, और मून को नवग्रह में मदर, माता का दर्जा प्राप्त है, और ये मन का कारक है, माइंड का कारक है। सबसे पहली चीज, मून से चंद्रमा से मदर का विचार किया जाता है। उसके बाद मानसिक शांति। कई लोग देखा होगा आपने कि उनको सब चीज मिलती है लेकिन फिर भी मानसिक शांति नहीं होती, तो उसका कारक होता है मून यानी कि चंद्रमा। खेती, एग्रीकल्चर से संबंध जितना है उसका है चंद्रमा का। दूध का और मीठी चीजों का संबंध है चंद्रमा से। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, सेकंड हाउस कारण है खान पान का, और उससे चंद्रमा का संबंध है, तो हो सकता है व्यक्ति को मीठी चीजें बहुत पसंद हो। दूसरे हाउस से छठवें हाउस यानी बीमारी का संबंध हो जाए और उसमें चंद्रमा इन्वॉल्व हो जाए, तो हो सकता है खान पान की वजह से बीमारी हो, और क्या खाने पीने की वजह से, ज़्यादा मीठा खाने की वजह से या दूध से संबंधित चीज़ों की वजह से आदमी को बीमारी हो। तो इस तरह से प्लानिट अपनी भूमिका निभाते हैं। क्लियर है ना। चलिए, चंद्रमा कारक है आपके इमोशंस का, आपकी भावनाओं का। चंद्रमा कारक है सौंदर्य का, ब्यूटी का। सिल्वर धातु पर भी चंद्रमा का आधिपत्य माना जाता है। कुछ मतभेद हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम चांदी पर मून का आधिपत्य मान के चल रहे हैं। चंद्रमा कारक है इमेजिनेशन का। तो अगर चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति बहुत इमेजिनेटिव होगा, और यही चंद्रमा अगर कुंडली में खराब स्थिति में है तो ऐसा जातक केवल इमेजिनेशन में खोया रहेगा, अपना ज्यादातर समय केवल सोचने में स्पेंड करेगा, एक्ट नहीं करेगा। तो इट डिपेंड्स कि ग्रह की स्थिति क्या है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा ग्रह हमारे पास है मंगल, मार्स। मंगल को दो राशियां मिली है, पहली राशि मेष और आठवीं राशि वृश्चिक। मंगल को नवग्रहों में सेनापति, कमांडर का दर्जा प्राप्त है। आइए देखते हैं मंगल से किन चीजों पर विचार किया जाता है। देखिए, जैसा नाम से दिखता है, करेज और स्ट्रेंथ। करेज मतलब आपकी मानसिक शक्ति कितनी है, और स्ट्रेंथ मतलब आपकी फिजिकल शक्ति कितनी है, यानी कि मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो मंगल से देखी जाती है। मंगल कारक है आपके छोटे भाई बहनों का।
मंगल कारक है एक्सीडेंट का, मंगल कारक है एनिमीज का और चोरी का। तो अगर मंगल आपकी कुंडली में स्ट्रांग है और योग कारक है तो आप शत्रुओं पर विजय पालेंगे क्योंकि सेनापति है। पर यही सेनापति अगर कमजोर है और आपके लिए मारक है तो शत्रु आपके ऊपर विजय पाएंगे। मंगल कारक है सेमिन का। बेसिकली जब ये ग्रंथ लिखे गए तब वीर्य को बल और पराक्रम से जोड़ के देखा गया था क्योंकि ये एक शक्ति का स्रोत है। पर चूंकि आज की डेट में भी हम वीर्य से संबंधित चीजों के लिए मंगल का विचार करते हैं। ऐसी जमीन जो रियल एस्टेट से संबंधित है, यानी कि जमीन जायदाद संपत्ति से संबंधित है, ऐसी जमीन का कारक भी मंगल होता है। तो जब जमीन खरीदने और बेचने की बात करते हैं तो मंगल पर विचार किया जाना चाहिए। मंगल कारक है लोन्स का। अच्छा मंगल है तो आपको लोन्स दिलवाएगा। छठवां घर खराब है, उससे मंगल का संबंध हो गया खराब संबंध। आपका बिजनेस है तो आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा क्योंकि छठवां घर होता है लोन का कारक। तो आपको कर्ज देने में परेशानी आएगी। ऊपर से मंगल खराब, ये भी कारक है लोन का। तो इस तरह से कोई रिजल्ट का प्रेडिक्शन या उपाय बताने से पहले देख लेना चाहिए कि कहीं कोई ग्रह तो कारक नहीं है उस चीज का। मंगल कारक है बैड एक्ट का। चूंकि सेनापति है इसीलिए सेनापति को कभी कभी बुरे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब मंगल अच्छा है तो वो बुरे कर्म अच्छाई के लिए होंगे और मंगल खराब है तो ये बुरे कर्म आपको पतन की तरफ ले जाएंगे। तो इसका कारक भी मंगल है। दूसरी स्त्रियों से संबंध ये पुरुषों के लिए अप्लाई होगा। अदर विमेन के साथ अगर रिलेशन है तो उसका कारक भी मार्स यानी कि मंगल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रह हमारे पास है मरकरी। बुध। बुध को 2 राशियां मिली हैं। पहली 3 नंबर राशि मिथुन और 6 नंबर राशि कन्या। बुध को नवग्रह में प्रिंस यानी कि युवराज का दर्जा प्राप्त है। देखते हैं बुध से किन चीजों का विचार करते हैं। बुध से विचार करते हैं आपकी बुद्धि का, विद्वता का, मेमोरी का यानी कि आपकी स्मृति का। बुध कारक है वाणी का। बुध कारक है मैटरनल अंकल या मां पक्ष के लोगों का। जो लोग भगवान की विष्णु की आराधना करने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं मरकरी का इन्फ्लुएंस होता है। बुध कारक है राइटिंग और पब्लिशिंग का। हमने पढ़ा था हाउसेज में 3rd हाउस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब 3rd हाउस से 10th हाउस का संबंध हुआ यानी कि प्रोफेशन के हाउस से तीसरे घर का संबंध। तो हो सकता है आपका प्रोफेशन राइटिंग या पब्लिशिंग हो, लेकिन खराब बुद्धि की वजह से हो सकता है आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही हो। तो हमें चेक करना है कि परेशानी की जड़ क्या है, कारण क्या है और उसका उपाय हम देने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुध कारक है एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक आपका नॉलेज, दूसरी आपकी वाणी। आप जो बोलो वो हो, आपकी बोली हुई चीजें फलित हो जाए। वो कब होगा? जब आपकी वाणी में इतनी तेज होगा, ओज होगा, और उसका कारक होता है बुध। 5th हाउस कारक है एस्ट्रोलॉजी का। तो 5th हाउस से बुध का संबंध अच्छा बन जाए तो कहने ही क्या। और साथ में अगर एक गुरु का सपोर्ट और मिल जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। इंटरप्रिटेशन में हम समझेंगे। बुध कारक है बैंक का, फाइनेंस का और सब्जेक्ट में मैथ्स का। तो बेसिकली जिन लोगों का बुध अच्छा है वो बैंकिंग में, फाइनेंस फील्ड में और मैथ्स से जुड़ी हुई चीजों में अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि हमने राशियों में पढ़ा है, जो लास्ट लेक्चर जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है आपको याद होगा तो मिथुन राशि की एक विशेषता है, जो हमने यहाँ बुध की पहली राशि है मिथुन, इसकी ये विशेषता थी कि ये ऐसे जातक थोड़े जॉवियल मजाक मस्ती करने वाले होते हैं। और बुध कारक है बुद्धि का, पहली चीज। दूसरा कारक है स्पीच का। तो बुद्धि से बोलना और वो भी हंसते हुए, मजाक करते हुए। तो आपने हास्य व्यंग जो सुना होगा, तो ऐसे लोग सटायर में बहुत वर्चस्व होता है उनका। ऐसे बोलते हैं तो सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हंस के अपनी बात बोल देते हैं। दूसरा, तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है, डिबेट बहुत अच्छा करते हैं, चूंकि बुध कारक है स्पीच का। आई होप ये क्लियर होगा कि कारकत्व कैसे काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रह गुरु। गुरु को 2 राशियां मिली हैं, एक 9वें नंबर की राशि धनु और 12वें नंबर की राशि मीन। और नवग्रह में गुरु को आचार्य का पद प्राप्त है। अब याद रखिए, गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ऐसी कुंडलियां भी हैं जहां केवल एक ग्रह गुरु ने
पूरी जिंदगी बना के रखी है इंसान की, बाकी पूरी कुंडली अस्त व्यस्त है। गुरु में इतनी ताकत है कि कुंडली, आधी कुंडली को अकेले ही मैनेज कर सकता है। आगे समझेंगे हम डिटेल में। देखते हैं गुरु से मूलतः किन चीजों का विचार किया जाता है। नॉलेज का विचार, ज्ञान का विचार, क्योंकि आचार्य है। गुरु है कारक संपन्नता का, पूरी जिंदगी भर प्रॉस्पेरिटी का जो कारक है वो गुरु है। गुरु कारक है संतान का। और याद रखिए ये मेन इंपॉर्टेंट चीज, जब आप फीमेल कुंडली देखेंगे तो पति का विचार गुरु से करेंगे। फीमेल कुंडली में पति का विचार गुरु से किया जाता है। गुरु कारक है विद्वता का, इंटेलिजेंस का, और टीचिंग संबंधी जो जॉब प्रोफेशन होंगे उसका कारक भी गुरु आता है। बड़े भाई बहनों का विचार गुरु से किया जाता है। गुरु कारक है आध्यात्मिकता का, जो कि आचार्य पद पर विराजमान है। भाग्य का कारक है और नवे हाउस पर भी गुरु का आधिपत्य है। आपके आचरण कैसा होगा, आपका कैरेक्टर कैसा होगा, ये सब भी गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गुरु से आपको मिलती हैं, और जिसमें मेन चीज पहली है आपका फॉर्च्यून यानी कि भाग्य, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रॉस्पेरिटी यानी कि संपन्नता। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज है जो आपको गुरु से मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्लैनेट है हमारे पास वीनस। वीनस के पास दो राशियां हैं, वृषभ 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि तुला। शुक्र को मंत्री पद प्राप्त है नवग्रह में यानी कि मिनिस्टर का। देखते हैं शुक्र से किन चीजों का विचार किया जाता है। देखिए, मेल कुंडली में यानी कि पुरुषों की कुंडली में पत्नी का विचार करना हो तो शुक्र से किया जाएगा। महिलाओं की कुंडली में पति का विचार गुरु यानी जुपिटर से किया जाएगा, और वहीं पुरुषों की कुंडली में अगर पत्नी का विचार करना है तो स्पेशली शुक्र से किया जाएगा। इसके अलावा शुक्र कारक है मैरिज का और आपकी मैरिड लाइफ का। तो केवल 7th हाउस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता मैरिज के लिए, शुक्र भी कुंडली में मैरिज दे सकता है और अच्छी मैरिड लाइफ दे सकता है या बिगाड़ भी सकता है। आगे देखेंगे इसको इंटरप्रिटेशन में। शुक्र कारक है व्हीकल्स का, गाड़ियों का स्वामित्व देता है आपको। शुक्र कारक है मटीरियलिस्टिक चीजों का। अब भौतिक चीजें, अगर कुंडली में शुक्र के साथ राहु बैठ जाए तो हो सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है कि व्यक्ति हमेशा भौतिक सुखों के बारे में सोचता रहे, उन्हीं चीजों के बारे में पाने की इच्छा करता रहे। शुक्र कारक है पोइट्री का, कविता पाठ का। शुक्र कारक है सेक्स का। तो जैसा मैंने बताया कि अगर शुक्र के साथ राहु बैठा है तो हो सकता है व्यक्ति को भौतिक चीजों की इच्छा बहुत ज्यादा हो, जिसमें सेक्स भी शामिल हो। शुक्र कारक है, ऑब्वियस सी बात है, सौंदर्य का कारक है, अट्रैक्शन का कारक है, क्योंकि ब्यूटी का कारक है। अब शुक्र कारक है बैड का। वो क्यों है? क्योंकि आपकी वाइफ का कारक है, मैरिज लाइफ का कारक है, और सेक्स का कारक है, भौतिक चीजों का, भौतिक सुखों का कारक है। तो इसलिए बैड का तो स्वाभाविक है। और ऐसे व्यक्ति जो बैड से संबंधित व्यवसाय करते हैं उनके बिजनेस में शुक्र का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, या खराब शुक्र की वजह से उन्हें व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। तो ऐसे कारकत्व को हमें मैच करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रह है हमारे पास सैटर्न। शनि को मकर 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि कुंभ मिली हुई है। शनि को नवग्रह में न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। शनि से हम विचार करते हैं आपकी आयु का। तो अगर अच्छा शनि है और 8th हाउस जो आपकी आयु का भाव है उसको अच्छे संबंध बनाएगा तो आयु बढ़ा देगा, और वहीं खराब संबंध बनाएगा तो आयु कम कर देगा। तो बेसिकली शनि को डेथ के लिए नहीं, आयु बढ़ाने या कम करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। शनि कारक है परेशानियों का, शनि कारक है दरिद्रता का। तो अब खराब शनि है तो आपकी जिंदगी को दरिद्र बना देता है। हाँ, चलिए, शनि कारक है सर्वेंट का, नौकरों का। शनि कारक है सर्विस का, जॉब का। 6th हाउस से संबंध समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए, डीजेनरेटेड सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट करना कुंडली में। देखो, 11th हाउस है आपका मित्रों का, नेटवर्किंग का, और कहीं वो लॉर्ड परेशान हो, गलत जगह हो, और ऊपर से उस पर शनि की एस्पेक्ट और पड़ जाए
तो ऐसे जातक का जो फ्रेंड सर्कल होगा ना, या जिन लोगों के साथ वो रहता होगा, वो नीच प्रवृत्ति के होंगे, दुर्गुणों से भरे होंगे, सम्मान में उससे कम होंगे, एजुकेशन में कम होंगे, स्टेटस में कम होंगे, लेकिन ऐसे जातक को उन्हीं लोगों के साथ रहना अच्छा लगेगा। नोट कीजिएगा, प्रैक्टिकल देखेंगे कुंडली में। शनि कारक है आपके कर्मा का, 10वें घर पे आधिपत्य माना जाता है शनि का। जो आप कर्म करते हो तो न्यायाधीश उसके अनुसार आपको रिजल्ट देता है, ऐसा शक्ति शनि के पास दी गई है। शनि कारक है इल फेम, बदनामी का या जॉब चले जाने का। चूंकि जॉब का कारक है तो शनि खराब होने से आपकी जॉब भी जा सकती है या बदनामी हो सकती है। शनि कारक है हॉस्पिटल जेल का, तो छठे घर का जो कोर्ट केस का कारक है, अकेला शनि उसके साथ मिलके आपको जेल भेज सकता है या हॉस्पिटलाइज करा सकता है। और अगर शनि बहुत अच्छा है, मजबूत है, योग कारक है, तो छठे और 12वें घर का संबंध जो आपको जेल भेजना चाहता है उसको भी रोक सकता है। तो शनि में इतनी शक्ति है कि 6 और 12 के संबंध को कम भी कर सकता है और उनको बढ़ा भी सकता है। अब यहाँ पे हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, ये जमीन से संबंधित नहीं है। खेती के प्रयोग में जो आने वाले इक्विपमेंट्स है उस पे आधिपत्य शनि का माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब राहु और जो केतु हैं, इन्हें छाया ग्रह बोला जाता है बेसिकली। क्योंकि राहु के पास अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन कुंभ जो शनि की राशि है 11वें नंबर की, इसका कुछ आधिपत्य राहु के पास है। अभी इंटरप्रिटेशन में इसको आप लोग यूज नहीं करेंगे, हम समझेंगे कैसे यूज करना है, कुछ जगहों पे यूज होगी। आगे देखते हैं इनसे क्या विचार किया जाता है। राहु कारक है एक्सीडेंट का, सेकंड हाउस दिखाएगा मैनर ऑफ डेथ। सेवेंथ और सेकंड का कॉम्बिनेशन, दूसरे घर और 7वें घर का कॉम्बिनेशन दिखाता है डेथ। और कहीं राहु इन्वॉल्व है तो एक्सीडेंट करा के डेथ करा देगा। हाँ, राहु कारक है ऑकल्ट का, रहस्य का, जादू टोना तंत्र मंत्र, इन चीजों का कारक राहु है। अब्रॉड का, जरूरी नहीं है कि केवल 12th हाउस आपको विदेश भेजे। कई बार आपको देखने को मिलेगा, या हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि अकेले राहु ने अपनी दम पे आदमी को विदेश में सेटल करा दिया। ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, अपन देखेंगे। राहु कारक है मटीरियलिस्टिक डिजायर का। मैंने आपको बताया था राहु शुक्र के साथ बैठ जाए कुंडली में, ठीक है, तो क्या होगा। शुक्र कारक है मटीरियलिस्टिक चीजों का, भौतिक चीजों का, और इसको चाहिए भौतिक सुख, तो ये उसी बारे में सोचता रहेगा, ध्यान उसी तरफ ले जाएगा। चूंकि छाया ग्रह है ये। अनएक्सपेक्टेड गेन सडन आपको हो जाए तो उसका कारक राहु है, लेकिन साथ में अनएक्सपेक्टेड लॉस का भी कारक बन जाता है। राहु कारक है पॉलिटिक्स का, इसको आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। एक छोटा एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने सुना दूसरा और 7वें घर का संबंध है, डेथ दिखाता है, राहु इन्वॉल्व है, तो हो सकता है डेथ इसलिए हुई एक्सीडेंटल या जो भी, कि वो व्यक्ति राजनीतिक जीवन में कहीं ना कहीं शामिल है, तो राजनीति उसकी मृत्यु की वजह हो सकती है। ऐसे चार्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि राहु का रोल क्या रहा उसमें। आगे बढ़ते हैं। केतु भी एक छाया ग्रह है जिसके पास अपनी कोई राशि नहीं है, और वृश्चिक राशि पे कुछ आधिपत्य माना जाता है इसका, जो कि मंगल की राशि है 8 नंबर की। एक चीज और, राहु केतु के लिए अभी हम ये समझेंगे कि वो जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे या जिससे संबंध बनाएंगे, उसका तरह का रिजल्ट वो देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं केतु से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। केतु कारक है मोक्ष का। केतु आपको डिटैच कराता है, चीजों से दूर ले जाता है। केतु कारक है पिलग्रिमेज का, तीर्थ स्थान का। 7th हाउस की दशा अंतरदशा चल रही है। अब चूंकि 7th हाउस है आपकी मैरिड लाइफ का, लाइफ पार्टनर का, 7th हाउस है लॉन्ग जर्नी का, तो आपका दशा एक्टिवेट हुई शादी के बाद, तो आपने प्लान किया घूमने जाना है, साथ में गोचर में केतु का संबंध बना, तो आपका प्लान होगा कि अब माउंटेन में नहीं जाना क्योंकि सूर्य का संबंध नहीं है, अब केतु का संबंध, तो आप बोलोगे चलो तीर्थ स्थान या ज्योतिर्लिंग घूम के आते हैं। तो इस तरह से ग्रह हमारी सोच या हमारी चीजों पर असर डालते हैं। बिल्कुल शनि की तरह इल फेम और जॉब लॉस, इसका कारक भी केतु बन जाता है, क्योंकि डिटैच कराता है, आपको चीजों से अलग कराता है। फाइनेंशियल वीकनेस कभी हो तो उसका कारण भी केतु हो सकता है, आर्थिक परेशानियों का। जैसा मैंने बताया डिटैचमेंट, केतु आपको दूर करता है चीजों से,
तो इसीलिए मोक्ष का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में, मेल कुंडली में केतु शुक्र के साथ है या युति या संबंध कहीं बना रहा है कुछ, तो हो सकता है शादी ना होने दे, या हो सकता है बीबी से अलग करा दे। केतु डिटैचमेंट का कारक है। वहीं 7th हाउस केतु और शुक्र का संबंध मैलेफिक बन जाए तो गारंटी है डिवोर्स करा सकता है। आगे समझेंगे इंटरप्रिटेशन में, पर ये अभी कारकत्व से क्या क्या फर्क हो सकते हैं ये समझ रहे हैं हम, है ना। डिटैचमेंट कराता है तो किससे कराएगा? जहां होगा, जिसके साथ होगा या जिस पे इफेक्ट डाल रहा होगा। केतु मेडिकल और कंसल्टेंसी का भी कारक है। बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि केतु जो है वो अश्विनी नक्षत्र का ओनर है, मालिक है। और अश्विनी ब्रदर्स को बोला जाता है कि इनमें हीलिंग पावर होती है, तो इसलिए मेडिकल कंसल्टेंसी को भी केतु का आधिपत्य में माना जाता है। केतु कारक है एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि हीलिंग केवल आप फिजिकल नहीं देते, आप हीलिंग का तरीका दूसरा भी हो सकता है जहां आप लोगों की परेशानियां सॉल्व कर सकते हो। तो इस वजह से केतु को एस्ट्रोलॉजी का भी कारक माना जाता है। तो कुल मिला के ये हमारे 9 ग्रह थे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया हमने, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस बहुत करेंगे इनकी, ठीक है। थर्ड लेक्चर अगर आपको प्रॉब्लम होगा राशियों से संबंधित और उनके स्वभाव का, तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। अभी हमने कारकत्व पढ़े हैं। अच्छा, अगले पार्ट में हम कुछ बेसिक्स देखेंगे, और उसके बाद अगले क्लास में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे 7th हाउस से रिलेटेड। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एकदम सटीक प्रिडिक्शन का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में, अच्छा इसमें कुछ क्वेरीज हो आप लोगों की तो एक बार